नाज़रीन, साइंस टॉक्स में आपका खुशामदीद। इस वक्त हम आपसे मुखातिब हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाटसन क्रिक सेंटर में, जहाँ तहकीक होती है साइंस के डिफरेंट शोबों के हवाले से। नाज़रीन, आपको बता दें, ये वाटसन और क्रिक जिनके नाम पर ये सेंटर, रिसर्च सेंटर यहाँ कायम है, ये दो साइंसदान थे जिनको मिला नोबेल प्राइज़ डीएनए का स्ट्रक्चर दुनिया को बताने के लिए, क्योंकि उसी से बाद में एक नई तहरीक शुरू हुई तहकीक की कि जिसमें हम अब पहुंच गए जीनोम सीक्वेंसिंग और जो सब मॉलिक्यूलर सिस्टम्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने का जो मोमेंट चला है, और बहुत से डिजीज़ और चैलेंजेस को या लाइफ के डिफरेंट पैटर्न्स को समझने के लिए जो मॉलिक्यूलर लेवल स्टडीज़ हैं वो शुरुआत, बुनियाद इन दो साइंसदानों ने ठहराई है। आज की कड़ी में हम डॉक्टर रईस अहमद साहब से बात करेंगे। डॉक्टर रईस अहमद, डॉक्टर साहब, आपका खुशामदीद कश्मीर लाइव के शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये जो जीन है, वो जेनेटिक्स का पूरा आजकल तो आप जो भी साइंस में कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया में नहीं होगी जहाँ जेनेटिक्स पे काम नहीं हो रहा है। हम अभी तक इसको प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे हैं। अभी मसला ये है कि ये जीन अगर प्लांट लाइफ और ह्यूमन लाइफ में भी सेम है, बेसिक डेफिनेशन, यस। तो ये कौन सी ताकत है जो इसको कहता है कि आप चिनार का दरख्त बन जाओ और दूसरे को कहता है कि आप इंसान बन जाओ? ये जो एपिजेनेटिक्स वाला मामला है कि इसका जो रिमोट कंट्रोल होता है इस जीन का, उस पर बड़ी तहकीक हो रही है और आप भी इस हवाले से काम कर रहे हैं। तो लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या है? हमें जीन को समझने में नए गोल पोस्ट्स क्या है इस वक्त की दुनिया में? देखिए, अगर हम पहले एक जीन को डिफ़ाइन करेंगे, आपने कहा जीन में क्या गोल पोस्ट हैं। अगर हम जीन को डिफ़ाइन करेंगे तो ये छोटी डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं, जो डीएनए की सीक्वेंस होती है। डीएनए जो है बना होता है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। अल्फ़ाबेट के बारे में बात करेंगे, 4 अल्फ़ाबेट्स का बना होता है। लेकिन ये अल्फ़ाबेट्स कैसे अरेंज होते हैं, दैट सॉर्ट ऑफ मेक्स दिस होल डीएनए जो जीन बनाता है, पैटर्न बन जाती है उससे। अगर हम सेल में देखेंगे, ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये एक सेल में अराउंड 3 बिलियन अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो इसको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इट्स अराउंड 3 बिलियन दीज न्यूक्लियोटाइड्स इन अ डीएनए सीक्वेंस, इन अ डीएनए। बट जो ये सारी जो हमारा डीएनए है, इसी में फिर जीन्स होती है। लेकिन जो हमारा जो डीएनए है, सब में जीन्स नहीं होते हैं। जो सारे जो है डीएनए 3 बिलियन बेस पेयर्स है, वो सारा जीन नहीं होता है। इसमें ओनली 1 और 2% इज जीएनए। जो बाकी जो पार्ट है इसका, जो 99% 98% है, वो जीन नहीं है। तो इम्पोर्टेंट अब ये है कि ये इम्पोर्टेंट समझना कि हमने जो अभी तक जो मोस्ट ऑफ द जीन्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि कौन सा जीन क्या है, कहाँ पे काम करता है, ये हमने मोस्ट ऑफ इट हमने फाइंड आउट किया है अभी तक। लेकिन जो बाकी जो 98% सीक्वेंस है, जो इसका हमें अभी तक पता नहीं ये क्या करती है। हमें पता है कि इसमें रेगुलेटरी सीक्वेंसेस है, जो इन जीन्स, वो सीक्वेंसेस जो इन जीन्स को रेगुलेट करती है। हमें वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इन रेगुलेटरी सीक्वेंसेस को कैसे ये रेगुलेट करती है इन जीन्स को। जो 1% डीएनए है, हाउ 98% ऑफ डीएनए इज इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलेटिंग दिस 1% ऑफ डीएनए। ये एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है, अगर हम डीएनए को देखेंगे, अगर हम डीएनए को ऐसे निकालते हैं, हम बुक से देखते हैं, हम एक ऐसी लाइन के पेन की तरह दिखाते हैं, डीएनए जीन ऐसा है। लेकिन जो बिगेस्ट चैलेंज है, अगर हम क्रोमोसोम्स को देखेंगे, अगर हम डीएनए को देखेंगे, जूम इन करेंगे, ये जो हमारा डीएनए होता है, ये इसको कहते हैं 3 डायमेंशनल क्रोमैटिन आर्किटेक्चर। इसने एक शेप ली होती है। अगर हमारी बॉडी में डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स में होता है, हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स है। तो अगर आप बुक पे देखेंगे, आपने क्रोमोसोम्स की पिक्चर्स ऐसे दिए हैं, 46 क्रोमोसोम्स ऐसे दी होती है। लेकिन अगर जो सेल देखेंगे, इसमें क्रोमोसोम्स इंटरट्वाइंड होते हैं। एक क्रोमोसोम दूसरे के साथ ऐसे मिला होता है, तीसरा यहाँ पे बनाया होता है, चौथा यहाँ पे होता है। तो ये इंटरट्वाइंड एक साथ होते हैं। इससे क्या होता है, जो अगर एक किसी पैथवे में कोई चीज़ बनाने के लिए, या मसल सेल बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 10 जीन चाहिए, लेकिन जो 10 जीन्स है वो 10 क्रोमोसोम्स पे है, तो सेल क्या करती है, सेल ने इन क्रोमोसोम्स को ऐसे फोल्ड किया है, ऐसे जीन्स को ऐसे अरेंज किया है, ताकि वो 10 जीन्स वो एक साथ आए, ताकि जब हमें मसल सेल बनानी है तो वो
10 जीन्स एक ही साथ एक्सप्रेस हो जाएं और मसल सेल बन जाए। इसी तरह अगर हार्ट सेल बनानी है, हार्ट सेल के लिए इंपॉर्टेंट, अगर 1000 जीन चाहिए हमें, वो 1000 जीन्स एक साथ आते हैं ताकि वो 1000 जीन्स एक ही साथ एक्टिवेट हो जाएं, एक साथ रिप्रेस हो जाएं, ताकि जिससे मसल सेल बने। ये बहुत बड़ा चैलेंज अभी ये है कि ये जो डीएनए अरेंज होता है एक सेल में, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसने बनाया होता है, ये कैसे बनाया होता है। एक इसमें अगर आप डीएनए को देखेंगे, क्रोमोसोम्स को देखेंगे, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बनाए होते हैं। तो ये कंपार्टमेंट्स कैसे बनाते हैं, कंपार्टमेंट्स कब बनते हैं, कब नहीं बनते, ये बहुत बड़ा चैलेंज है अभी अंडरस्टैंड करना, कि जिससे कि जो कि इंपॉर्टेंट है रेगुलेशन ऑफ दीज जीन्स, जीन्स कैसे एक्टिवेट होते हैं, कैसे रिप्रेस होते हैं। ये ज़रूर पूछना चाहूँगा रईस साहब कि आपका जो लर्निंग कर्व रहा, कर्व में बैंडेज भी होते हैं, बड़े डेंजरस मोड भी आते हैं, बड़े चैलेंजेस आते हैं। तो आप श्रीनगर से, कश्मीर से मतलब शुरू किया आपने, और फिर आपने कई इंस्टीट्यूशंस में काम किया, रिसर्च किया। हमें थोड़ा ये जो माइलस्टोन्स आपकी ज़िंदगी के हैं और उनमें चैलेंजेस रहे, उनके बारे में बता दीजिएगा, अपनी ज़िंदगी के बारे में। तो मैंने जो पहले जो स्टार्ट किया, वो मैं अनंतनाग से हूँ। तो मैंने बिगेस्ट चैलेंज ये रहा कि मैंने जो पहली जो मेरी इब्तदाई तालीम थी, आई स्टार्टेड इन गवर्नमेंट स्कूल। मैंने 8th तक मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। किस स्कूल? गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पोस्ट स्ट्रीट, जो कि मेरे गांव में ही था। तो मैंने 5वीं जमात तक वहाँ तक पढ़ा अपने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में। उसके बाद मैं किस गाँव में? पोस्ट स्ट्रीट। अच्छा, पोस्ट स्ट्रीट। ये अराउंड 6 किलोमीटर्स फ्रॉम बिजबेहरा से है। तो उसके बाद मैंने 5वीं जमात वहाँ तक पढ़ा। फिर उसके बाद मैं दूसरे स्कूल में गया, जो कि दूसरे गांव में था, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हुगाम। वहाँ से मैंने 6 to 8 तक पढ़ा। आई यूज्ड टू बी टॉपर एट द टाइम इन स्कूल। तो गवर्नमेंट स्कूल था। बिगेस्ट चैलेंज ये था कि इंग्लिश लैंग्वेज तो सुना ही नहीं था, इंग्लिश तो पढ़ा ही नहीं था कभी। ABC 6 में पढ़ा है। तो उर्दू मीडियम जनरली हमने जो पढ़ा है उर्दू में पढ़ा है। उसके बाद मैं माई फादर वॉज वर्किंग इन कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप श्रीनगर पढ़ने आओगे। फिर मैंने 9th-10th श्रीनगर से किया है। स्टारलैंड हायर सेकेंडरी स्कूल ज़कोरा में है वो। उसके बाद मैंने बहुत चैलेंज आया कि उस टाइम के हाउ टू कम्पीट एट दैट टाइम विद प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स हु हैड स्टडीड इंग्लिश फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। और मैंने इंग्लिश पढ़ी नहीं थी कभी। तो मुझे लगता है 3 साल मुझे यही लगे इसमें कि अपनी हैंड राइटिंग थोड़ी सी ठीक करने में कि। और बड़ा ये चैलेंज था कि हम तो कश्मीर में पढ़ते थे कि उर्दू आती नहीं थी। तो फर्स्ट 6 months आई हैड टू लर्न उर्दू एक्चुअली व्हेन आई मूव्ड टू श्रीनगर। आई डिडंट नो हाउ टू स्पीक उर्दू एट दैट टाइम। सो इट वाज बिग चैलेंज। एंड देन हाउ टू राइट इन इंग्लिश, आई कुडंट फॉलो कि इंग्लिश में कैसे लिखना है। तो मुझे लगता है 1-2 साल मुझे एडजस्ट होने में लगे कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, हाउ टू सॉर्ट ऑफ एक्ट इन श्रीनगर एंड ऑल दैट। मुझे 1-2 साल इसमें लगे। फिर मैंने 11th-10th मैंने फिर सोहरा हायर सेकेंडरी से पढ़ा। उसके बाद मैंने इस्लामिया कॉलेज से स्टार्ट किया। इस्लामिया कॉलेज में बहुत अच्छा माहौल था, वहाँ साइंटिफिक माहौल बहुत ज़्यादा था। जबकि इस्लामिया कॉलेज में एट दैट टाइम हट्स में पढ़ाया जाता था, लेकिन बट हमारी लैब्स जो थी वेल एस्टैब्लिश थी, लैब्स पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं था। वहाँ से मेरा जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए, जो प्रैक्टिकल जिनको बोलते थे, वहाँ से स्टार्ट हुआ कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हुआ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस होता था लैब्स पे। लैब्स यू हैड टू मेक श्योर कि आप लैब्स हमेशा अटेंड करें। लैब्स पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं था वहाँ पे। बहुत ज़रूरी था वहाँ पर लैब्स को अटेंड करना। उन टीचर्स, थैंक्स टू ऑल दोज टीचर्स एट दैट प्रिंसिपल एट दैट टाइम, कि प्रैक्टिकल्स उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। तो वहाँ से फिर मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस दिया एंड देन आई वाज सिलेक्टेड इन कपल ऑफ डिपार्टमेंट्स एक्चुअली। बट एट दैट टाइम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाज वेरी पॉपुलर, गोइंग इनटू बायोटेक वाज वेरी पॉपुलर, सो आई चोज बायोटेक एट दैट टाइम। After finishing biotech degree in biotechnology, I moved to IISc Bangalore, Indian Institute of Sciences Bangalore. वहाँ पे मैं 1-1.5 साल रहा। तो फ्रॉम देयर वहाँ से फिर साइंटिफिक टेम्परामेंट इम्प्रूव हो गया। वहाँ पे हमने एक्चुअल लैब क्या होती है वो देखी है वहाँ पे। आई वर्क विद प्रोफेसर उमेश वार्सने। तो पाइपेट में इसे काम करते हैं हम। वहाँ पे हमने सीखा पाइपेट कैसे यूज़ करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। He invested a lot of money on me at that time. तो बहुत सीखा वहाँ से। 1-2 पेपर आए। Then I moved abroad. Then I did my PhD from Sweden. So Sweden मैं 2009 में गया हूँ and then I finished my 2015 my PhD. It took बहुत अच्छा काम मैंने किया and because of that I got 2 international postdoctoral fellowships in Sweden. One of them was like 2.5 crores. Then I could use that fellowship to go to US. और US में फिर मैं न्यूयॉर्क हार्वर्ड ह्यूजेस मेडिकल इंस्टीट्यूट में था, न्यूयॉर्क में जो है बेस्ड।
वहाँ पे मैंने 2-2.5 साल रहा, वहाँ से मैंने डैनी राइनबर्ग एक साइंटिस्ट है तो उनके साथ काम किया, वेरी फेमस पर्सन. आई वर्क विद हिम फॉर 1.5-3 years and then I came back as Ramanujan fellow here. I instantly went to Central University of Kashmir. From Central University of Kashmir I didn't like it there that well, but I came, Siddiq Saab approached me and I also approached him. उन्होंने कहा मुझे कि यहाँ पे आ जाओ, तो then I moved to Orson Crick Center in 2020 February. लेकिन जब आपने PhD किया तो what was it all about and what were the takeaways from your PhD? तो अगर आप मैं अभी बोल रहा था कि हमारी बॉडी में DNA है. DNA एक स्मॉल मॉलिक्यूल है जिसमें सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है. अगर आप सेल का देखेंगे, सेल में एक एज ए सेड 2 meters ऑफ DNA होता है. अगर हम सारी बॉडी का DNA निकालेंगे, वी कैन गो बैक टू सन 4 times. इतना लंबा DNA आएगा वो. वी कैन गो टू सन 4 times एंड कम बैक. लेकिन एवरी टाइम सेल डिवाइड्स, जबकि एक सेल ग्रोथ के टाइम उसको 2 बनानी होती है. जब इंसान ग्रो होता है, सेल ग्रो होती है, दिस DNA हैज़ टू बी रेप्लिकेटेड. इस DNA को डुप्लीकेशन करना, इस DNA को भी डिवाइड करना होता है, रेप्लिकेट जिसको बोलते हैं. दिस हैज़ टू बी वेरी एक्यूरेटली. अगर इसमें गलतियां हो गई, अगर इसमें कुछ गलतियां होंगी, उसे म्यूटेशंस आ सकती है, जिनको म्यूटेशंस बोलती हैं, गलत एरर्स आ सकते हैं. और वो इन एरर्स से क्या हो सकता है, उनसे जेनेटिक डिजीज़ हो सकते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है. मैंने क्या स्टडी किया PhD में कि एक एंजाइम होता है जिसको DNA पोलिमरेज बोलते हैं. ये DNA पोलिमरेज क्या करता है, ये जो DNA होता है, ये इसकी इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है, रीड करता है पहले, and then it copies into. So it exactly makes an identical copy of one DNA molecule into second DNA molecule. It makes 2 without making errors. एक सेल में, as I said previously, 3 billion base pairs होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. 3 billion न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एक DNA strand में, in a DNA molecule, in our body, in a cell. तो उसको एक्यूरेटली कैसे कॉपी करना है ताकि गलतियाँ नहीं हो. ये एक डिवीजन में एक गलती करता है, वो भी कभी कभी करता है, तो वो गलतियाँ कैसे अवॉइड करता है, अगर गलतियाँ की उसने, फिर वो कैसे इनको फिक्स करता है, वो मैंने स्टडी किया. उसमें हमने बहुत अच्छी चीज़ें, नई चीज़ें डिस्कवर की, जिससे हमें कुछ एंजाइम्स के बारे में पता चला कि ये कैसे काम करता है. थोड़ा बता दें क्या. अगर आप DNA पोलिमरेज को देखेंगे, DNA पोलिमरेज में आप अगर टेक्स्ट बुक्स पढ़ी होंगे आपने, इसमें एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, राइट हैंड की तरह होता है. इसमें थंब होता है, इसमें फिंगर्स होती है और इसमें पाम होता है. तो ये सारे जो 10-15 DNA पोलिमरेजेस हैं, उसमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है राइट हैंड की तरह. जो हमने स्ट्रक्चर, जिस DNA पोलिमरेज में क्या मैंने काम किया, उसमें हमने और एक देखा, इसमें और एक डोमेन होता है जिसको हमने नाम रखा P डोमेन. बाकी जो DNA पोलिमरेजेस थे उनमें खाली 3 डोमेन थे, इसमें 4 डोमेन था जिसको हमने नाम रखा P डोमेन. जो रेस्ट ऑफ द 15 DNA पोलिमरेजेस है, जब उनको DNA को कॉपी करना होता है, उनको एक स्कैफोल्ड चाहिए, तो थंब आसान ज़रूरत का थंब जैसा चाहिए होता है उनको, तो तब जाके वो DNA को कॉपी करते हैं. इस DNA पोलिमरेज में क्या खासियत है, इसमें एक स्कैफोल्ड की ज़रूरत नहीं होती, जिसको हम pCNA बोलते हैं. इसको pCNA की ज़रूरत नहीं होती है. हमने क्या देखा, इसी DNA पोलिमरेज में इनबिल्ट एक P डोमेन होता है जो इसको मदद करता है DNA सिंथेसिस में और DNA बनाने में. तो this enzyme has this unique ability to synthesize DNA without needing a scaffold. ये हमारे biggest takeaways था. I was actually teaching few years at Central University of Kashmir. I actually saw this was written in a book now. It had already gone into books. That it was so basic research that it's being taught students now in different universities. So nobody had worked on this? Nobody had worked on before. It was difficult to work on this at that time. So you did it? We did it, yes. I wouldn't say we would, I mean we were a team, yes. The team बोले तो with your guide? With our guide, yes, and collaborators, yes. You were part of that yes, team? Yes, exactly. So your research आपने फिर पेपर पब्लिश किया, ये कहाँ छपा था? ये इसको कहते हैं नेचर स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. अच्छा, उसमें छपा था? इसमें छपा. तो उसके बाद अब this part of the textbook now? It's part of textbook now. It's part of textbook now. So and then you moved to the postdoc? Exactly. Postdoc में आपने क्या किया? I worked on epigenetics, जिनको बोलते हैं. मैं थोड़ा अपने फील्ड डाइवर्स करना चाहता था, थोड़ा एक्सपेंड करना चाहता था. So I slightly shifted to what we call as epigenetics. जो अभी DNA होता है, जो आपने पहले बात की, DNA में जीन्स होते हैं, लेकिन उन जीन्स को कैसे रेगुलेट करते हैं, तो उसमें एक एपिजेनेटिक्स का रोल है. बिफोर आई गो इनटू एपिजेनेटिक्स, बिफोर आई गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस, आई विल टेल यू बिट अबाउट एपिजेनेटिक्स क्या होता है.
तो अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल, अगर आप सिंपली एक दो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स को लेंगे, तो अगर आप एक एडॉप्शन के लिए देंगे, दूसरे देन अदर पैरेंट हैज़ वन zygote, one of the twins, the other parent has other twins. लेकिन ये मोनोजाइगोटिक है. दे शुड बी, अगर आप 30 ईयर्स के बाद देखेंगे, टेक्निकली दे शुड, इन प्रिंसिपल दे शुड बी वेरी आइडेंटिकल टू ईच अदर, बट एट टाइम्स दे आर नॉट आइडेंटिकल ईच अदर. what matters here is the influence of environment also affects how a person develops. जो एनवायरनमेंट पे आपका इफेक्ट, एनवायरनमेंट से जो इफेक्ट आता है, जो आप सिगरेट पीते हैं, जो कोई सिगरेट पीता है, कोई ड्रग्स करता है, उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है आप कैसे इंसान बन सकते हैं. एंड दैट रेगुलेट्स योर बॉडी. द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन योर डेवलपमेंट इज बेसिकली एपिजेनेटिक्स अबाउट डीएनए. तो अब डीएनए पे पाएंगे, हमें बोला गया था कि डीएनए इज एवरीथिंग अबाउट लाइफ, बट देयर इज बियॉन्ड डीएनए दैट रेगुलेट्स अबाउट डीएनए दैट रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ दिस डीएनए. So if there are thousands of genes on a DNA, there are factors that actually regulate the function of these genes, and that we call as epigenetics here in the thing that I worked on. तो DNA के साथ एक प्रोटीन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हिस्टोन्स कहते हैं, तो जो कि DNA के अराउंड रैप करते हैं. तो क्या होता है, ये जो हिस्टोन्स होते हैं, इन पे मॉडिफाई होती हैं, केमिकल टैग्स लगते हैं, इन पे टैग्स लगते हैं, जो टैग्स डिटरमाइन करते हैं फिर कि डीएनए क्या करेगा, क्या नहीं करेगा. तो मैंने पर्टिकुलरली किस पे काम किया, मैंने सिंपल एक आई यूज्ड टू स्टडी ऑन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. आई वर्कड ऑन स्टेम सेल्स. आई यूज्ड टू स्टडी कि अगर एक स्टेम सेल को मैं कार्डियोमायोसाइट बनाता था. एक स्टेम सेल है, अगर हम माँ की पेट में बन रहे हैं, कोई बच्चा बन रहा है, फीटस बन रहा है, तो पहले दिन क्या बनता है, पहले फॉर एग्जांपल इसका एक्टोडर्म, पहले इसका ब्रेन बन गया, फिर इसकी हार्ट बन गया, फिर इसमें मसल बन गई, फिर इसका लिवर बन गया. लेकिन हम स्टार्ट होते हैं एक सेल से. लेकिन सेल को कैसे पता है अब कि मुझे अब हार्ट सेल बनानी है, मुझे अब मसल सेल बनानी है, मुझे अब नेल बनाना है, मुझे अब लिवर बनाना है. तो मैंने इसमें एक पर्टिकुलरली मैं स्टडी कर रहा था, हाउ डज a stem cell differentiate, how does a cell transform into a cardiomyocyte. ये मैंने स्टडी किया इसमें, and how the role of epigenetic factors in converting this stem cell into cardiomyocyte, into heart cell actually. ये मैंने इस पर थोड़ा सा काम. तो इसमें थोड़ा अगर हम नाज़रीन को एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? वेरी टेक्निकल, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे कि लेमैन्स लैंग्वेज में, ये मतलब इसमें ये जो बेसिकली सेल होती है, कोई भी सेल जो इंसान की जो भी सेल होती है वो आइडेंटिकल है ऑलमोस्ट, डीएनए के हिसाब से आइडेंटिकल होती है. लेकिन कोई सेल आँख बनती है, कोई कान बनता है. Exactly. अब मामला ये है कि ये कौन बताए कि इस सेल को किसने बताया कि आप आँख बन जाओ. It's not epigenetics, I believe. That is part of epigenetics. That's one part of epigenetics. Yeah, it's not. Nobody knows exactly how early embryonic development occurs. It's not easy to work on this at early stage. People have now started to work on this. क्या होता है कि अगर हम एज ए सेड कि डीएनए होता है 2 मीटर्स लॉन्ग, इस पे सारे जीन्स होते हैं. तो एक पहले आप स्पर्म और एग फ्यूज हो गए, जाइगोट बना. तो अब ये सॉर्ट ऑफ गोज इनटू 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, उसके बाद ये डेवलप होता है. क्या होता है कि इसमें ऑन डे 1 कुछ जीन एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो उसको बोलते हैं आपको डिवाइड करना है. ठीक, तो फिर 2 दिन के बाद जो जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ये कुछ और जीन्स को एक्टिवेट करते हैं. तो उससे क्या होता है, उससे फॉर एग्जांपल मसल सेल बन गई. तो ये जीन्स एक्टिवेट हो गए, वो कुछ करेंगे उसको, फिर दे विल डू समथिंग टू इट, एंड देन दिस सेल विल नो नाउ दैट आई हैव टू गो इनटू हार्ट सेल. Perhaps it's something like this, but we don't know exactly how this early embryonic development happens. How does a single cell become into 2 cell, and then how does cell know मुझे कौन सा organ बनाना है, मुझे कौन सा organ नहीं बनाना है, अभी कौन से stage पे क्या बनाना है, कौन से stage पे क्या बनाना है. It's all about genes, but exactly how this happens, we have no idea about it yet. लेकिन रईस साहब मुझे ये बता दीजिए, जब आप फाइनली यहाँ आ गए क्रिक्स वाटसन सेंटर में, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
और यहाँ आप क्या करा रहे हैं, क्योंकि आपका रोल महज एक रिसर्चर का नहीं है, एक टीम लीडर का भी है। यहाँ पे मैं दो चीज़ें अभी, एक तो मैं अपनी लैब एस्टैब्लिश कर रहा हूँ अभी, आई एम सम रिसर्च, बट अदर देन दैट आई एम ऑल्सो कोऑर्डिनेटर फॉर अ सेंटर कॉल्ड एज विच अ BVO कोर्स, मेडिकल लैब एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी. I teach a lot here. I teach students here to begin with how do they when a person gets sick, the first thing doctor tells him to do is do a test. Tell me what the problem is. So he goes to a diagnostic clinic. So one of the things that I do is I teach students here. I'm part of that course. I coordinate that course where we teach students how to be technicians or diagnostics, open their diagnostic clinics. It's a skill-based course. It's called BVOC in Medical Lab and Molecular Diagnostic Technology. We teach students how to open their own labs, how they can perform these diagnostic tests. They can open their own labs, they can go for higher studies, whatever they want to do. That's one part of my job. Second part of my job is I also do research. That is the primary part of my job. I have 5 students that work on the projects or continuation of my projects. I have one project that I started that is continuation of my PhD work, where we study the role of DNA polymerases other than DNA synthesis. मैंने बोला आपको कि जो DNA polymerase है वो DNA synthesize करता है, वो DNA को replicate करता है. हमें लेकिन पता है कि DNA polymerase के other roles भी हैं. वो क्या roles हैं वो हम study कर रहे हैं यहाँ पे. And then other projects also are about epigenetics, how cancer develop. ये जो epigenetics होते हैं, जो epigenetic marks होते हैं, sometimes they would be called as toxic epigenetic marks. These epigenetic marks अगर 10 जगह पे DNA पे होने, ये उन 10 जगह पे नहीं होंगे, कहीं और पे होंगे. उससे क्या होता है, उससे डिजीज़ हो जाते हैं, कैंसर हो जाते हैं, डेवलपमेंटल डिजीज़ हो जाती हैं, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ हो जाती हैं. तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इन एपिजेनेटिक्स को डिटेल से स्टडी करें ताकि हम ड्रग्स डेवलप करें, और ये जब हम ड्रग्स डेवलप करेंगे हम बहुत सारी डिजीज़ को उनको ट्रीट कर सकें. ये हमारा सेकंड एम है, प्राइमरी एम ऑफ दिस माय स्टे हियर एट वाटसन क्रिक. रईस साहब, आपकी कहानी बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही सेटिस्फाइंग और फुलफिलिंग भी है. तो आपने अपने बिजी शेड्यूल में हमें इतना वक्त दिया, इतनी खूबसूरत बातें बताई और नाज़रीन को ये बताया कि जो आप 4 साल पहले जिस पर काम कर रहे थे, 4 साल के बाद आप पढ़ा रहे थे, ये बड़ी बात है. तो रईस साहब, हम आपके बहुत मशहूर हैं, आपने इतना हमारे साथ शेयर किया और हम उम्मीद करें कि आपकी लैब से कोई और बहुत सारी नई चीज़ें ऐसी हों जो हमें बार बार मजबूर करें यहाँ आपको तकलीफ देने. मोस्ट वेलकम. रईस साहब, सो नाइस ऑफ यू. थैंक यू. विश यू बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.